कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अडॉन टॉक्स के द्वारा। जब अडॉन टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे तो अडॉन टॉक्स को और मेरे को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। आपको बहुत सारे चैनल पे भूत प्रेत पिशाच ऑकल्ट साइंस न्यूमरोलॉजी वास्तु ये सब दिख रहा होगा, पर इसके पार क्या है? क्या ऑकल्ट साइंस, क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमने इतने टाइम से लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ऑकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए अडॉन टॉक्स पे, और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुंचा 1 घंटे 2 घंटे का एपिसोड, पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बातें करी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कैमरा पे आई नहीं। सो दिस इज अ टाइम नाउ। अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अब लेके आया है कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, कुछ भी सेम फॉर्मेट नहीं है। आपको सारे पॉडकास्ट इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं। यू आर चेंजिंग एवरीथिंग। बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे, आपको मल्टीपल होस्ट दिखेंगे, बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं। जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो वो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है। जब 3 लोग होस्ट करते हैं, साथ में 4 लोग होस्ट करते हैं, तो वो 3-4 लोग कलेक्टिव माइंडसेट के साथ होस्ट करते हैं। पर जब बहुत सारे लोग होस्ट करेंगे बहुत सारे गेस्ट को, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी डेप्थ वाली नॉलेज और बहुत सारा एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी हिडन साइंस जो आनी चाहिए बाहर, जो इस कलयुग में बहुत ज़्यादा साथ देगी, जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो सब बाहर आएगा। सो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें, एंजॉय करें, सीखें और कार्मिक रहें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कर्म प्रधान है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है वैदर्भी मैम, जो कि हमें बताएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हमें बेसिक तो सभी को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, बट आज हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। चिल। तो आज हम मैम से बात करेंगे उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में कि कैसे कैसे वो काम करता है। तो चलिए बात करते हैं वैदर्भी मैम से। वेलकम मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया मैम, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। जैसे कि आप लोग जानते हैं और मे बी ऑडियंस भी जानती है कि मैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी करती हूँ और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कंबाइन करके पढ़ाती हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ाती भी हूँ और उसमें गाइड भी करती हूँ लोगों को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आप, जैसे सबको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, सब इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, सबकी विशेष होती है कि हमें कुछ भी अट्रैक्ट करना है, किसी भी कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, कोई भी चीज़ आपको परचेज करनी है, मतलब आपके कोई भी ड्रीम है उस चीज़ को लेकर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एप्लीकेबल करते हैं। बट वो हर किसी के केस में वर्क नहीं करता है। ऐसे क्या रीजंस है, किन कारण से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाता? बेसिक आपने हर जगह पढ़ा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बात करता है आस्क, बिलीव और रिसीव, कि आप यूनिवर्स से मांगो और उसमें विश्वास रखो और उसको प्राप्त कर लो। ठीक है। तो आस्क, बिलीव और रिसीव के ड्यूरेशन में बहुत सी चीज़ें आती है। ठीक है। नॉर्मल हम, आप और बाकी बच्चे लोग भी और बहुत बड़े लोग भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बिलीव करते हैं, वर्क करना चाहते हैं, वो इन्हीं 3 चीज़ों पे चलते हैं। ये 3 चीज़ें काम करती हैं, आस्क, बिलीव और रिसीव। बस उसको प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल करना है मैं आपको आज वो समझाऊंगी कि ये कैसे काम करेगा। क्योंकि हम आस्क यूनिवर्स से मांग तो लेते हैं, हमें यूनिवर्स से चाहिए क्या, बिलीव भी कर लेते हैं, पर प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए काम नहीं करता। फिर लोग कहते हैं नहीं ये तो मिथ है, मन का वहम है, ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा होता है और इसको कैसे अलाइन करना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो मैम इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, जरा आप ऑडियंस को थोड़ा बताएं उसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स के लॉ पर चलता है। ठीक है। जैसे यूनिवर्स को हम कोई भी चीज बताते हैं या अफर्मेशन, आपने अफर्मेशन सुना होगा। ठीक है। बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब लोग पढ़ते हैं। अफर्मेशन क्या होती है, अफर्मेशन से डील कैसे करते हैं, मतलब किस तरह किसी भी चीज को अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं, ये सब लोग सीख गए। लेकिन उन अफर्मेशंस को प्रैक्टिकली कैसे लेके आना, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप चाहते हो, आप वैसी चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हो। आपने कई बार जीवन में देखा होगा कि आप बैठे हुए हो और आप किसी चीज को लेकर अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, या अपने किसी कंसेप्ट के किसी भी ड्रीम को लेकर सोच रहे हो, या किसी को याद कर रहे हो, इंस्टेंट उनका कॉल आ जाता है। ठीक है। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक होती है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उनका कॉल आ जाना, उनसे बात हो जाना, या आपने जो सोचा है, आप घर से कुछ सोच के निकले हो, वैसा ही सेम इंसिडेंट, या वो रिक्शे वाला, वो गाड़ी वाला, वो पर्टिकुलर नंबर आपको रास्ते में दिख जाता है। तो क्या है कि आप अपनी सराउंडिंग में जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो ना, आप जैसा सोच रहे हो वैसा इंप्लीमेंट हो रहा है। तो आप जो भी चाहते हो, जैसा भी चाहते हो, सोचने से पहले, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले
बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होता है, ठीक है, दोनों चीज़ें काम करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स में हमें यही सिखाया जाता है कि आप जो चाह रहे हो, जैसा अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, उसके बारे में सोचो पहले, ठीक है। उसका सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है? फोकस हो जाओ। पहला है लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, दूसरा है फोकस हो जाओ। आपको पर्टिकुलर ये चीज़ चाहिए, जैसे आप हो, ठीक है। आजकल के बच्चों को क्या होता है, बच्चों का नहीं बोलूंगी, फैमिली में होता है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। अब बच्चे भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, बट वो फिर भी फैमिली के लिए करना चाहते हैं। तो उनको ये रहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम भरते रहते हैं, अलग अलग फॉर्म फिल करते रहते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता होता है पर्टिकुलर उनके लिए फील्ड कौन सी है। मैं तो लाइव एग्जांपल मैं ही हूँ मेरे घर में होता है ऐसी, मेरे को खुद ही नहीं पता मेरी फील्ड क्या है क्योंकि उनको पर्टिकुलर फील्ड नहीं पता। वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं इस चीज़ की गाइडेंस के लिए कि हमें हमारा पर्टिकुलर फील्ड बता दिया जाए, हम किस, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपने पढ़ाई कर ली, आप ग्रेजुएट हो गए, बट आपको गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग सेक्टर में जाना है, एजुकेशन सेक्टर में जाना है, या कोई अफसर बनना है, आईपीएस IAS बनना है, मतलब डिफरेंट सेक्टर है ना। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपने पता कर लिया, आपने अपना सेक्टर पता कर लिया, उसके बाद आप फोकस किस चीज को लेकर हो, आपको एस्ट्रोलॉजिकल उसने बता दिया, आप एजुकेशन सेक्टर में जाइए, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी कैटेगरीज है, आपको प्राइमरी टीचर बनना है, आपको लेक्चरर बनना है, कि आपको अपना खुद ही इंस्टीट्यूट खोलना है। तो आपके बैक ऑफ द माइंड जो आपका फोकस है ना, वो क्लियर होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी ऐसा ही है कि आपको जो चाहिए, आप उसके लिए आपके जो पीछे आपके सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, आपने सुना होगा, कॉन्शियस और बेसिक में सब सिखाया जाता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियसली जो हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं और तुम बात कर रहे हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है कि हम डील कर रहे हैं, नॉर्मली हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे सबकॉन्शियस माइंड को अभी कुछ वो वर्क कर रहा है, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रही हैं, ठीक है, हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, अगर हमें चोट लगती है, ब्लड निकलता है, हमारे अचानक से हमें पता चल, वो हमें दिख रहा है, लेकिन हमें अचानक से बैक पेन होने लगता है, वो सबकॉन्शियसली हमें पता चल जाता है, वो हमें दिख नहीं रहा बट हमें फील हो रहा है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसे ही काम करता रहता है। तो उस चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए। आपको लाइफ में जो चाहिए, आपको जो चाहिए आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया, लाइक आपको जॉब चाहिए, आप उसको अट्रैक्ट करो, बट उसको पर्टिकुलर फोकस नहीं है आपको कौन से फील्ड में जाना है, किस पोस्ट पे जाना है, ठीक है। आप बस ये कह रहे हो मुझे गवर्नमेंट जॉब तो फिर सफाई कर्मचारी की भी होती है। मैम मैंने काफी लोग ऐसे देखे हैं जो मैनिफेस्ट वगैरह करते हैं, टेक्निक्स वगैरह सब करते हैं, बट उनके बैक ऑफ द माइंड नेगेटिव थॉट्स ही चलते हैं। उनको कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। तो क्या ऐसे मैनिफेस्टेशन सच होता है? मैनिफेस्टेशन का थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है बिलीव। आप बिलीव करो, फेथ करो उस चीज के अंदर, आप जो चाहते हो वो होगा। वो कैसे होगा उसके लिए बिलीव करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको जो बेसिक सबको पता है, आस्क, बिलीव और रिसीव, जिसके अकॉर्डिंग सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी वर्किंग में लेकर आते हैं, तो उसका सेकंड स्टेप हो गया, या लॉ ऑफ प्रिंसिपल का थर्ड स्टेप हो जाए तो बिलीव, मतलब फेथ। आप जो चाह रहे हो उसके लिए आपको उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। आप जब विश्वास भगवान पे करते हो तभी लगता है ना कि वो हमारी प्रेयर सुन रहा है, हम जो उससे मांग रहे हैं वो हमें ऑब्वियसली हमें देगा भगवान। ये विश्वास पे ही है ना। भगवान ने आपके सपने में आकर, नॉर्मली लोगों के सपने में आते हैं, नो डाउट, मैं इस चीज पे ऑफेंड नहीं करूंगी कि लोगों के सपने में भगवान नहीं आते, बहुत से लोग हैं जिनको ऐसे दर्शन होते हैं, लोग मानते हैं, बट वो क्या कहते हैं, वो विश्वास करते हैं, वो उनका विश्वास ही तो है कि उनको लगता है कि भगवान ने उनका गाइड किया, उन्हें बताया है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना या है। कुछ साइंस भी मिल जाते हैं हमको कि कुछ नंबर दिखने लग गए। हाँ, वो एंजल नंबर्स होते हैं, वो आपके जैसे जैसे आप वर्क करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको दिखना स्टार्ट होता है, और हर एंजल नंबर का डिफरेंट मीनिंग होता है। वो आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, हम उसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगी कि पर्टिकुलर नंबर हमसे क्या कहने आया है। तो मैं वो यूनिवर्स का या भगवान जी कह सकते हो, हाँ। उनका साइन होता है। हाँ, यूनिवर्स का साइन कि वो हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं। आप एक चीज में बिलीव करते होगे कि सब लोग भगवान को नहीं मानते, ठीक है, अगर आस्तिक लोग हैं तो नास्तिक भी हैं, लेकिन सब लोग एनर्जी को जरूर मानते हैं। इस पूरे संसार को किसी ने तो बनाया है, कोई तो है जो जन्म मरण के चक्र को चला रहा है, कोई तो है जो ये बिलीव कर रहा है कि इंसान जीता है, फिर अपनी पैदा होता है, जिंदगी जीता है, फिर मर जाता है, और ये पूरा सर्कल एक चलता जा रहा है। तो कोई तो एनर्जी है, अब उसको आप भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, उसी को हम अपनी साइंस की फॉर्म में यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स है, एनर्जी है, हम जो बोलते हैं, जो चाहते हैं वही पाते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी मांग रहे हो उसके लिए आपका फेथ होना बहुत जरूरी है, बिलीव करना बहुत जरूरी है। अब लोग और पता है क्या करते हैं, जैसे आपने बोला कि लोग विश करते हैं और फिर उनके नेगेटिव थॉट्स बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं। अब
प्रिंसिपली क्या कहते हैं कि आप जो चाह रहे हैं पहले उसको अट्रैक्ट करें, यूनिवर्स से मांगे उसको, ठीक है। उसके बाद उस पर जो पर्टिकुलर चीज चाहिए उस पर फोकस भी रहना, अपने इंटेंशन उस पर रखनी है कि आप किस चीज को लेकर आपके डिजायर है, उस चीज पे इंटेंट रखना है आपका। तीसरा है कि हमें क्या करना है, बिलीव करना है। अब बिलीव वाले पे लोग घबरा जाते हैं इन द सेंस कि वो क्या करते हैं, बात करते हैं, जैसे मैं हूँ या आप हो, आपकी कोई विश है, आपने अभी मांग ली, ठीक है, मुझे यूनिवर्स से ऐसा ऐसा चाहिए, आप सुबह उठ के आप डेली ये बात बोल रहे हो, ठीक है, बट आप उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हो, वो सेकंड चीज होगी। और उसके लिए काम करना तो दूसरी बात है, आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, आप मुंह से बोल रहे हो बट आपके दिमाग वो चीज मान नहीं रहा है, ठीक है, उन्हीं के लिए यूनिवर्स काम नहीं करता कि वो मुंह से तो बोल रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो होते हैं ना जो लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा बोलते हैं और ऐसा लगता है कि भाई साहब इसमें कितनी एनर्जी है, पता नहीं जीवन में क्या क्या कर देगा। बट उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं वो कर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बोलते रहते हैं उनका होता नहीं है, क्योंकि उनके माइंड में उन्होंने जुबान से वो बात निकाली है बट दिमाग में बात डाली नहीं है। उनका दिमाग उस चीज के लिए प्रोसेस ही नहीं कर रहा, ठीक है, उनके दिमाग में बस ये चल रहा है, सुबह उठना है, खाना पीना है, या जॉब पर जाना है, काम करना है, या जो भी आपका काम है आप उसको लेके फोकस्ड हो। आप अपनी जो आपकी मेन इंटेंशन है, जो आप चीज पाना चाहते हो, जिसको लेकर आप फेथ में हो, उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर उनके लिए काम नहीं करता। फिर उन्हीं चीज़ों को अचीव करने में, जहाँ किसी को जो बिलीव करता है उसको अचीव करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 6 महीने साल लगता है, और जो बिलीव नहीं करता फिर उसको सालों लगते हैं। अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई विल शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ, तो आई टेल यू दिस इज अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है, आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, सो सॉरी, बट आई शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुंचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पिशाच, भगवान सब इस दुनिया में है, आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए और राधे राधे। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसका कोई पर्टिकुलर टाइम होता है या कितने टाइम पीरियड तक हमें करना चाहिए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्चुअली मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकली बताऊँ आपको तो पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर से भी सुना होगा और आप इवन आपने देखे भी होंगे बहुत सारे पॉडकास्ट में। हर बंदा आके कहता है कि आपको कुछ चाहिए, आपको कोई विश है, या आप जैसे विजन बोर्ड लगाते हैं तो आप वेस्ट की डायरेक्शन में लगा दो। अब वेस्ट की डायरेक्शन में लगाते क्यों है? क्योंकि वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन है, वो गेन्स की डायरेक्शन है, वो प्रॉफिट्स की डायरेक्शन है। आप जो चाहोगे, जिस चीज की आप कामना करोगे, वहां पे आप उसको सामने लगाओगे ना, तो आप उसको अफर्म करना स्टार्ट कर दोगे। और मैं पर्टिकुलर वेस्ट की डायरेक्शन मानती हूँ, वास्तु के अकॉर्डिंग बेस्ट है, लेकिन मैंने अदर डायरेक्शन में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट्स देखे। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पर्टिकुलर विश को वॉल पर लगवाकर, ईस्ट वॉल पर, इवन ईस्ट वॉल पर, जैसे मोस्टली घरों में जो वॉल क्लॉक होती है ईस्ट वॉल पे लगाई जाती है, ठीक है। साउथ में नहीं लगाते हैं, बाकी डायरेक्शन में आप वॉल क्लॉक लगा सकते हैं, बट मोस्टली लोग प्रेफर क्या करते हैं, जिधर से सन निकलता है उधर से क्लॉक लगा देते हैं, ठीक है। उस क्लॉक के पीछे हमने अफर्मेशन अपनी लिखवाई है लोगों से और उसकी फुलफिलमेंट भी देखी है। मैं ये नहीं कहूँगी पर्टिकुलर वेस्ट डायरेक्शन में जो आपकी विश होती है वो फुलफिल होती है, वो नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप विश कहीं भी लगाइए वो फुलफिल करके दिखाएगा। तो मैम वो क्लॉक के पीछे ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? क्लॉक के पीछे इसलिए, जिस तरह घड़ी 24 घंटे काम करती है ना, उसी तरह आपकी विश भी आपके रोटेशन में 24 घंटे रोटेट करती है। अगर आपने आपकी कोई विश है, आपने घड़ी के पीछे लगा दी, ठीक है, घड़ी के पीछे आप, जैसे आपको पर्टिकुलर घर चाहिए, आपने अफर्म किया, अफर्मेशन का टेक्निक आप नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अफर्मेशन की टेक्निक होती है कि आप किसी भी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखें। प्रेजेंट टेंस इन द सेंस
कि आपने वो चीज प्राप्त कर ली है, ठीक है। जैसे मैंने ये घर ले लिया है, उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। आप जिसको भी मानते हो उनके लिए प्रति थैंकफुल हो जाए, ठीक है। उसके बाद में अपनी एंड में ये जरूर लिखना है कि आपने जो विश मांगी है उसके लिए आप थैंकफुल है और उससे आप खुश भी हैं। कई बार होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया लोगों को, कि लोग पता है क्या, विश मांग लेते हैं, ठीक है, उसके लिए थैंकफुल भी हो जाते हैं, बट वो खुश नहीं होते। क्यों? उन्हें वो लाइफ में चाहिए, अथाह पैसा चाहिए, बट उस पैसे के होते हुए वो खुश नहीं है। बहुत सारी डायरेक्शन से उसके पास पैसा आ गया, उसने इतने अच्छे काम किए या इतनी चीजें की या इतने बिजनेसेस किए, बट उसकी खुशी उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो आपको पैसा भी अट्रैक्ट करना है ना, खुशी के साथ करना है, ठीक है। तो वॉल क्लॉक का यही है कि घड़ी जैसे 24 घंटे घूमती है, वो आपकी विश भी है आपके माइंड में रोटेशन लाने के लिए, कि आपके दिमाग भी उसी तरह चलता रहे कि मुझे ये चीज चाहिए, तो रोटेट होती रहेगी। और घड़ी एग्जाम्पल है कि लाइफ कभी रुकती नहीं है, एंड तो सबका होता है, बट जब तक लाइफ आपको चलते तो रहना ही है ना, दैट्स वाई घड़ी के पीछे विश लगवाई जाती है। मैम, अब काफ़ी लोगों के काम भी हो जाते हैं, बट काम होने के बाद भी कुछ लोग थैंकफुल होते हैं, कुछ नहीं होते, तो क्या थैंकफुल होना इतना ज़रूरी है? ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है थैंकफुल होना। पता है क्या है, आज के जनरेशन में इवन मैं भी, हम सबकी आदत पता है क्या बन गई है, हमको सब चाहिए, और हमें हमारी कोई भी डिज़ायर है, कोई भी फुलफिलमेंट, मतलब किसी भी टाइप को लेकर विश है, हमें हमारे पेरेंट्स से भी चाहिए, ठीक है, टीचर से भी चाहिए, फ्रेंड से भी चाहिए, बट हम किसी भी रिलेशन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर थैंकफुल नहीं होते हैं, ठीक है। कि हम शुक्राना नहीं, जैसे हमारे में बोला जाता है कि आप प्रभु के प्रति शुक्रिया अदा कीजिए, ठीक है, आप थैंकफुल रहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि आपको जैसा जीवन मिला है, आपको जैसा खाना, आपके आहार विचार जो भी आपके साथ चल रहे हैं, आपको उसके लिए हमेशा प्रभु के प्रति धन्यवाद करते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज के लोग धन्यवाद करना भूल गए हैं, ठीक है। उन्हें अपने टोर में रहना है, चीजें यूज करनी है, ऐसी लाइफ जीनी है, बट नहीं, मैंने किसी का, उनका ये कि उनके लिए कमाना शायद इजी हो गया थोड़ा सा, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे खुल गए हैं आजकल, सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही नहीं इंसान कमा रहा है, ठीक है। एजुकेशन के अलावा और भी एक्टिविटीज हैं या बहुत से रिसोर्स है जहाँ से इंसान पैसा अर्न कर रहा है, ठीक है। तो उनको लगता है वो अपनी सारी विश खुद फुलफिल करते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल होते हैं ना, यूनिवर्स भी तो सबका पिता है, यूनिवर्स है, पिता बोलो या माता बोलो, जो आपके लिए काम कर रहा है, जिसने आपको प्रकृति प्रोवाइड की है, जिसने आपको हवा पानी सब चीजें दी हैं, ठीक है। आप उसके लिए अगर थैंकफुल नहीं हो गए तो फिर वो आपके लिए काम कैसे करेगा? मैं नहीं कह रही आप अगर थैंक यू नहीं बोलोगे तो काम नहीं करेगा, लेकिन अब जब आपका अपने घर वाले भी आपको कुछ ला के देते हैं तो आपको ना गले लगा के थैंक यू बोलते हो ना, थैंक यू मुंह से भी ना बोलते हो, हक करके उनको रियलाइज तो कराते हो कि आप ग्रेटफुल हो इस चीज के लिए, तो ग्रेटफुल तो फील कराना, यूनिवर्स को ये तो बताना है। और जब उनको आप बताते हो कि आप इस चीज के लिए खुश हो, तो आपके पेरेंट्स फिर आपके लिए और बड़ी चीज लेकर आते हैं। तो इसीलिए थैंकफुल होना है, इसी को ग्रेटिट्यूड कहते हैं, कि आपके जीवन में जो भी है, आप जैसा भी पा रहे हो, जो भी चाह रहे हो, उसके लिए हमेशा प्रभु का शुक्रिया अदा कीजिए, और जिसको हम लॉ की लैंग्वेज में ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। इसलिए मैम, मैंने कहीं सुना था कि अगर आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए तो पहले आप वो अपने खुद के अंदर लेकर आओ, तो ये चीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है? खुद ऐसा एक्चुअली रिलेशनशिप में होता है। इंसान पता है क्या करता है, एक्सपेक्टेशन रखता है। कल के ना रिलेशनशिप को लेकर लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई है। अब वो लड़का हो लड़की हो, हर किसी की चेकलिस्ट है कि मुझे लड़की इस हाइट की चाहिए, इस कलर की चाहिए, इतना अर्न करती हो, ये उसका गुण होना चाहिए इसमें, हाँ, काइंड ऑफ ये गुण होना चाहिए। और एक्चुअली आजकल की लड़कों की प्रॉब्लम क्या है, उनको लड़की एज ए वाइफ सती सावित्री चाहिए, ठीक है। अभी भी अब तुम कहोगे ऐसा नहीं है, स्टिल ऐसी मेंटेलिटी है लोगों की कि उनको वाइफ चाहिए पर्टिकुलर सूट साड़ी वाली, ठीक है, जो घर भी हैंडल करे, जरूरत पड़े तो बाहर भी हैंडल कर सके। मैं ये नहीं कहूंगी कि बाहर नहीं जॉब नहीं करना देना चाह रहे, लेकिन स्टिल उनके दिमाग में ये सब चीजें चल रही है कि हमें एक पर्टिकुलर जो वाइफ की इमेज है ना, वो ये होती है। ऐसी वाइफ चाहिए कि वो मेरे घर वालों का आदर करती हो। ऑब्वियसली लड़की, अब वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों ही चाहेंगे कि जो भी उसका पार्टनर हो उसके घर वालों की रिस्पेक्ट करे, सबसे पहले तो वही रखते हैं स्टिल। लेकिन उसको एक चेकलिस्ट में लिख लेना, उसको ये इस तरह डील करना कि नहीं, अगर उसमें ये नहीं है आप उसको एडिट भी तो कर सकते हो। हम अपनी अगर
इस फॉर्म में बोले, सिनेमा के फॉर्म में बोले, अगर किसी में कुछ करेक्शन करना है तो हम उसको एडिट भी तो कर सकते हैं। अगर वो वैसी नहीं है तो मैं नहीं कहूंगी आप उसको पूरा बदल दो। जब अगर आप एक रिलेशनशिप में आना चाहोगे, आप साथ रहना चाहोगे, अब एक साथ अगर फैमिली बनाना चाहोगे, तो वो लड़का हो या चाहे लड़की, दोनों ही कोऑपरेट करते हैं। अब तुम कहोगे, आज की जनरेशन बोलेगी थी रिलेशन कॉपरेशन से नहीं चलता है, कॉपरेशन, एडजस्टमेंट, ये सब पुराने वर्ड्स हैं। तो आप ये सोचो ना कि पहले इतने डिवोर्स क्यों नहीं होते थे? वहाँ पे एडजस्ट कर लेती थी, और मोस्टली मैंने देखा लड़कियां ही एडजस्ट करती थी। लड़कियां ही एडजस्ट करती थी, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे फैमिली भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे जमाना बढ़ता जा रहा ना, वहाँ पे जैसे ही कोई भी चीज ट्रोल होने लगती है ना, लोग जज करने लगते हैं। लोग ये कहते हैं नहीं, फैमिली ससुराल ही खराब होता है। लड़कियों की तरफ से बोला जाता है कि ससुराल ही खराब होता है, लेकिन अब 5 उंगलियां 5 बराबर नहीं होती ना। अब अगर एक साथ, अब 5-10, जितनी भी संसार में कितनी लड़कियां, आप अगर 2 लड़कियों की शादी करते, दोनों का डिफरेंट घर है, एक के ससुराल वाले बहुत अच्छे, दूसरे के नहीं है। अब डिपेंड भी करता है ना कि जिस लड़की के ससुराल वाले अच्छे हैं, मे बी वो लड़की भी तो सही से डील कर रही हो। ठीक है, ऐसे ही लड़कों के साथ होता है। लड़कियों ने भी प्रॉपर चेकलिस्ट बना रखी है, उनके लिए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे पहले। ठीक है, आपको फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट लड़का चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, हमें ये चाहिए। और इवन आजकल के रिलेशनशिप में सेक्सुअल डिजायर्स भी बहुत है, कि वो कंपैटिबिलिटी भी, सेक्सुअल डिजायर्स आप कितना सामने वाले को दे सकते हो, वो उससे मैच करते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो वो आजकल के बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें पार्टनर अफर्म करना है, कि हम जैसा पार्टनर चाह रहे हैं ना, या जैसे लड़का या लड़की हम अपने रिश्ते के लिए चाह रहे हैं, जिसे हम शादी करना चाह रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए, या हमारे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इन चीज़ों पे भी काम करता है। आप ये बताओ, क्या आप खुद ऐसे हो? क्या ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला प्रिंसिपल ही क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपके अंदर ये चीज होगी तभी तो आप अट्रैक्ट करोगे। आपने खुद के अंदर कोई एडिशन नहीं किया, आप खुद को चेंज नहीं करना चाहते, आप किसी के लिए खुद को 1% बदलना नहीं चाहते, बट आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, उसे तो मैं चेंज कर दूंगी, उसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, अफर्मेशन से ऐसा ही पार्टनर इमेजिन करूंगी, ऐसा ही बंदा इमेजिन करूंगी कि मुझे सिर्फ वही मिले। मतलब खुद कुछ नहीं करना, सामने वाले को चेंज करना, सब कुछ फुली डिपेंड होना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पे भी काम करेगा, बट कितने दिन तक? जैसे आप नहीं है और आपकी डिजायर्स इस टाइप की हैं, आपने ऐसा पार्टनर अचीव भी कर लिया, आप कितने दिन तक रख पाएंगे? आप उसे डील ही नहीं कर पाएंगे। काफी रिलेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत झगड़े के साथ खत्म होते हैं, तो पार्टनर को आना ही नहीं है वापस में। लेकिन कुछ लड़कियां होती है कि नहीं, मुझे तो भाई वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन माइंड में तो उसके है ना कि मुझे उसके पास जाना नहीं है। तो फिर वहां पे कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत से लोग इस चीज में अप्लाई करते हैं, और मैम मुझे मेरा एक्स चाहिए। और मैम एक चीज और, क्या ये सही है ऐसा होना? क्योंकि एक बार उसने चीट कर दिया या उनका खत्म हो गया, तो पॉसिबिलिटी है दोबारा से भी होगा। देखो, दुनिया में डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग हैं, सबकी सोच अलग है, सबके सोच मतलब कहूँगी सबके अपने डील करने का तरीका अलग है। किसी के लिए वो चीज सही है कि हम गुस्से में थे, हमारी लड़ाई हुई, कोई बात नहीं, खत्म करके दोबारा पैचअप करते हैं। ऐसा हर रिश्ते में होता है ना। हम घर में भाई बहन है, हमारे तो डेली झगड़े होते हैं कुछ ना कुछ बात पे। ठीक है, तूने मेरा ये ले लिया, वो ले लिया, सुबह हुआ झगड़ा, शाम तक खत्म, नहीं तो 2 घंटे में सब रिजॉल्व हो जाता है। ऐसे जब सास बहू घर में होती है, उनके आपस के झगड़े होते हैं। ठीक है, अब ब्रेकअप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में ही क्यों होता है? क्योंकि वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना। भाई बहन हो, आप एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप जीवन भर अभी साथ रह रहे हो, एक साथ पैदा, वो अटैचमेंट है उस टाइप की कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बड़ी बहन है, ये जो है छोटा भाई है, मैं इससे अटैच हूँ, ये मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इसके साथ रहना है। ठीक है, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सीन में क्या होता है कि ठीक है, कोई ना, आजकल तो लोग इतना ऑफिशियल कर देते हैं कि हमारे बारे में सब जानते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी नहीं आती। वो अगर सामने वाले की लाइफ में कुछ हो जाता है ना, तो जिस बाउंड तक आपके अपने घर वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना उस चीज की, शायद सामने वाला नहीं लेगा। अब वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्रेकअप के बाद आप वापस मत जाओ। मे बी आपका रिश्ता अच्छा हो, आप दोबारा से स्टार्ट कर सको, लेकिन चीट के केस में तो मैं मना करूंगी कि जो आप खुद देख चुके हो, जो आप झेल चुके हो, आप दोबारा से उसको अपने पास बुला लोगे, दोबारा से उसको पा लोगे,
क्या जिस रिश्ते में आप पहले जैसे थे वैसे रह पाओगे? नहीं, वो गांठ पड़ जाएगी ना। और जब गांठ पड़ जाती है तो वो धागा टूटता ही है, वो रिजॉल्व नहीं होती है। अब मेरे ना हमेशा से माइंड में मेरा आता था कि लोग ऐसा बोलते हैं कि रिलेशनशिप में गांठ पड़ गई है, इसको खोला नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें मैं भी बहुत टाइम प्रैक्टिस करने के बाद या अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने के बाद सीखी हूँ कि फिर मैं कहती थी कि अच्छा ऐसा है तो शादी में लड़का लड़कियों का गठबंधन क्यों किया जाता है? फैक्ट है ना। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधी जाती है, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी हर एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है, नहीं जमा तो जमा, नहीं जमा तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। ना घर वाले बाउंड कर सकते हैं आपको, ना लड़की घर वाले बाउंड कर सकते हैं, ना लड़के के घर वाले बाउंड कर सकते हैं। अब जो लोग अपने एक्सेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या दोबारा से बुलाना चाहते हैं, मैं कहूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, बट जो दोबारा आपके साथ हुआ ना, सॉरी जो पहले आपके साथ हुआ ना, वो दोबारा ना हो जाए। क्योंकि फितरत थोड़ी बदल दोगे आप इंसान की। फितरत तो अगर जिसकी फितरत धोखा देने की है, वापस आकर भी वो धोखा ही देगा। तो मैम ये तो बात हुई रिलेशनशिप की, बट डाइवोर्स केसेस भी बहुत ज्यादा है और इंडिया में तो बढ़ते ही जा रहे हैं डाइवोर्स केसेस। तो क्या ये पॉसिबल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कि हम उसको वापस ठीक कर दें मैरिज को? अगर दोनों चाहते हैं तो, मतलब किसी एक के चाहने से नहीं होगा। ऐसा होता है ना, हमारे घर में मम्मी पापा है, झगड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद थोड़ी सी मम्मी बोलती हैं, थोड़ा सा पापा बोलते हैं, बात खत्म हो जाती है। अब आजकल के बच्चों में या हम जैसे जनरेशन में लोगों में इतनी ईगो आ गई है ना कि वो कहते हैं तू साथ है तो ठीक है, तू ना साथ है तो भी ठीक है, मुझे तेरी इतनी जरूरत ही नहीं है। अब वो तुम मेरी गर्लफ्रेंड के रूप में या वाइफ के रूप में, जैसे आपने कहा डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं ईगो इश्यूज की वजह से। हर बंदे की अपनी ईगो है, ईगो इन द सेंस कि लड़की सोचती है मैं अर्निंग हूँ, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ। लड़कियों की भी मैं कम ही बोलूंगी कि लड़कियां जितना डेवलप हो रही है ना, उतना उनका पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। कि मैं नहीं कह रही आप सब कुछ बर्दाश्त करो, सब कुछ मतलब जैसे होता है ना, आप कहोगे नहीं ये तो पुरानी सोच की, तो कहेगी लड़कियों को दब के रहना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही दब के रहो, मैं ये भी नहीं कह रही बर्दाश्त करो, लेकिन आप जिस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हो उस पर काम करो। ठीक है। अब आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, जैसे अब डिवोर्स की बात कर रहे हो, आप डिवोर्स हो रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहे ना। जो चीजें आप शादी से पहले आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फुलफिल कर रहे थे, जिस टाइप से वो आपको ट्रीटमेंट दे रहे थे, क्योंकि वो उस टाइम आपके सिर्फ हैप्पी पीरियड के लिए साथ थे। ठीक है, होता ना गुडी टाइप है, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है तो मैं तेरे साथ हूँ, तेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है मैं तेरे साथ हूँ। और जहाँ मुसीबत आती है ना, मैं नहीं कहूंगी हर बॉयफ्रेंड या हर गर्लफ्रेंड ऐसी होती है, बट 100 में से मैं परसेंटेज भी नहीं लगाऊंगी, मैं 100 में से मानूंगी 20 to 30% ही होते होंगे जो स्टे करते होंगे। नहीं तो मुसीबत आने पे ना सामने वाला जो भी वो निकल लेता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से डिवोर्स केस कैसे रोके? अगर आप चाहते हैं आपका रिश्ता बना रहे, आपको लगता है कि अब मे बी आपके पार्टनर से गलती हुई है और वो भी चाहता है और आपने पिटीशन डाल दिया आगे, ठीक है, केस फाइल हो गया आपका, लेकिन आप नहीं चाहते, प्रोसेस नहीं चाहते, आप सोशल प्रेशर में आके आप डिवोर्स ले रहे कि सबको पता चल गया हमारा डिवोर्स हो रहा है, सारे घर वालों को पता चल गया, कोर्ट को नोटिस आ गए, लेकिन स्टिल हम नहीं चाह रहे हैं अब। तो हाँ ठीक है, आप अफर्म कीजिए, आप जो नहीं चाह रहे वैसी वाइब्रेशन प्रोवाइड कीजिए, वो उस चीज को लिखिए, जो तरीके हम बताते हैं उनको यूज कीजिए, डिवोर्स रुक जाएगा। मैम कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लड़कियां ही चाहती है कि ना हो, सामने वाला पार्टनर नहीं चाहता कि हम वापस से जुड़े, या कुछ केसेस में है कि लड़के चाहते हैं वापस आए बट लड़की नहीं चाहती। तो ऐसे क्या, आपने बोला कि दोनों तरफ से होना चाहिए, बट इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में पता है क्या होगा, अब सामने वाला जैसे ये तो वही हो गया ना कि आप अपने एक्स को रिटर्न मांग रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको लगता है बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि कुछ चीज़ों पे ना साइंटिफिकली भी जाना है हमें, एस्ट्रोलॉजिकल भी जाना है, और कुछ चीज़ों पर इमोशनली भी जाना है, ठीक है। अब आपके, मैं कहूँ आपके 2 बच्चे हैं, मैं नहीं कहूँगी बच्चे हैं तो आप डिवोर्स नहीं ले सकते, आप ऑब्वियसली ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप तब आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते, आपके अपने बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर सामने वाला पार्टनर डिवोर्स नहीं चाहता है, सॉरी आप नहीं चाहते हो, सामने वाला चाहता है, आप अपनी कोशिश कर सकते हो, अफर्म कर सकते हो कि मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मैं खुश रहूँ, और फिर आप बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़िए, क्योंकि यूनिवर्स भी आपकी विश फुलफिलमेंट करता है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी यूनिवर्स
आपको सब कुछ देता है, लेकिन यूनिवर्स आपको मे बी वो भी नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके लिए अच्छी नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ब्रेकअप क्यों होता है, क्योंकि हमने वैसी पर्सन या वैसा पार्टनर अट्रैक्ट किया, ठीक है, जिसके साथ बाद में हमारी जमी नहीं और वो फिर चला गया, ठीक है। अब वो बंदा हमारे पास आया ही क्यों था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था ना, हमें वही स्टार्टिंग वाली बात की, जैसा खुद हो गए ऐसे अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो वो घूम फिर के फिर वही सारी बात यूनिवर्स पे ही आ जाती है कि आप जैसा सोचोगे, जैसा चाहोगे, जैसी डिजायर रखोगे, वही आपके साथ होगा। तो डिवोर्स केस में भी वही कहूंगी, अगर आप चाहते हैं अफर्म कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है, आपके लिए भी काम करेगा, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फोर्सफुली किसी को अट्रैक्ट कीजिए, कि ना अगर सामने वाले की खुशी ही नहीं है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, कितने दिन रख लेंगे? वही गर्लफ्रेंड वाला सीन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है कि आप 2 महीने 4 महीने 2 साल 4 साल 10 साल, ठीक है, आप एक हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा सकते हैं, वो प्यार जाग जाता है, वो साथ रहने के लिए तैयार है, फिर क्या जरूरत है, तो सब हो जाएगा। तो मैम ये तो हो गया चलो रिलेशनशिप के बारे में, जो मैरिड कपल्स हैं उनके बारे में, लेकिन कुछ पेरेंट्स ये पूछते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत वीक है, तो क्या उसके लिए भी कुछ ऐसा होता है कि मैनिफेस्ट करे और कुछ ऐसा हो? हाँ, बच्चे मैनिफेस्ट करें या पेरेंट्स मैनिफेस्ट? नहीं, बच्चे जैसे पढ़ाई में वीक है तो कुछ पेरेंट्स ऐसा करें कि बच्चा थोड़ा तेज हो जाए या अच्छे मार्क्स लेकर आए, अच्छा स्कोर करे। जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि जो बच्चे पढ़ने में मतलब अच्छे नहीं, मैं नालायक नहीं बोलूंगी, हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। कोई अगर पढ़ाई में अच्छा है तो गेम्स में बहुत अच्छा है, किसी और एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा उस तरह से वर्क नहीं कर रहा है जिस तरह से आप चाह रहे हैं, मैं प्रेशर देने के लिए नहीं कहूंगी, स्टिल एक होता है एवरेज, एक होता है एवरेज स्टूडेंट होते हैं और एक इंटेलिजेंट होते हैं। तो आपको एवरेज चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, या आप शार्प माइंडेड, मैं तो कहूंगी ना एवरेज बनाइए ना इंटेलिजेंट बनाइए, अपने बच्चे को शार्प माइंडेड बनाइए, वो जो भी करे अच्छे से करे, वो पढ़ाई हो, गेम्स हो या जिंदगी की कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है, किसी भी फील्ड में जाए वो शार्प माइंड इतना हो जाए कि उसको डील करना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप अब मेरे से पूछ रहे हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको बदल सकते हैं, इसका जीता जागता एग्जांपल है हमारे एक साइंटिस्ट हैं जो बहुत फेमस हुए, अल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने उनकी स्टोरी भी सुनी कि वो बचपन में टीचर ने पूरा प्रॉपर नोट बना कर दिया, उस पूरे प्रॉपर नोट के अंदर क्या लिखा है कि आपका बेटा किसी लायक नहीं है, मतलब मैं अगर नॉर्मल फॉर्म में बोलना चाहूंगी कि इसको घर रखिए, ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। और अल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ ने क्या किया, उन्होंने पूरा लेटर पढ़ा और उन्होंने आइंस्टाइन ने जब अपनी मदर से पूछा कि टीचर ने क्या दिया, तो उन्होंने क्या पढ़ के सुनाया कि उन्होंने कहा है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या थी, वो पॉजिटिव अफर्मेशन ही तो थी जो उन्होंने अपने बेटे के माइंड में डाली। टीचर मुझे नालायक बोल रहा है, लेकिन एक माँ का विश्वास है कि नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। और बाय लॉ देखा जाए, डॉक्टर की नजरों में देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक स्पेशल चाइल्ड थे, ठीक है। एक होता है ना, मैं स्पेशल चाइल्ड, मतलब उनमें बहुत कुछ एडवांस था जो बाकी दुनिया वाले नहीं समझ पाए, उनकी माँ समझी, और जो उन्होंने उनके दिमाग में डाला कि आप बहुत कैपेबल हो, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने चाइल्ड के माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालिए ना, आप उसको सिखाइए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। उसको उसकी परवरिश इस तरह कीजिए कि अगर उसको कहीं अटक जाता है या कोई काम नहीं कर पाता है, उसको आपकी बातें याद आए, नहीं मेरे पेरेंट्स का भरोसा है मुझ पर, मेरे पेरेंट्स इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पर कि एग्जाम क्या है, मैं तो पता नहीं कितने लेवल क्रॉस कर दूं या क्रैक कर दूं, सॉरी। तो इस तरह बच्चों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इंटेलिजेंट भी बना सकते हैं। तो मैम यहाँ पे तो हमने सारी बात करी प्यार की, बच्चों की, अब मेन जो हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है वो हेल्थ के बारे में है। तो थोड़ा बताइए कि हेल्थ के लिए कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हेल्थ के लिए कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसका एग्जांपल मैं खुद हूँ। बताइए। एक्चुअली आज से 6-7 साल पहले मैं बहुत ज्यादा ही बीमार हो गई, या कुछ भी बोलो, मैं इतनी ज्यादा बीमार थी कि मेरे को डॉक्टर ने सिर्फ 1.5 आवर प्रोवाइड किया था कि अगर मैं 1.5 घंटा सरवाइव करती हूँ तो ही मैं जिंदा रहूंगी, वरना अगर मेरी बॉडी जवाब दे गई तो मैं शायद रिटेन नहीं कर पाऊंगी, मैं शायद नहीं होती अभी तक। तो आप मानेंगे जिस ड्यूरेशन में ये सब हुआ,
जब मैं इतनी बीमार थी कि मुझे वेंटिलेटर पे थी मैं, मुझे हॉस्पिटल की जो चेयर्स होती है उन पे क्या बोलते हैं उनको, जिस पे लेकर जाते हैं, व्हील चेयर हो गई या स्ट्रक्चर जिसमें लिटा के लेके जाते हैं, तो वो मेरे को लेके जा रहे हैं, मेरे टेस्ट चल रहे हैं, मेरे एक्सरेज हो रहे हैं, और मेरे पास सिर्फ मेरे माइंड में भी है, डॉक्टर ने बोला है, एक होता है ना कि मैं बैठी हुई हूँ बट सामने मेरा पूरा प्रोसेस चल रहा है, मैं पूरी ब्लैंक हूँ, ब्लैंक इन द सेंस कि मेरे बॉडी के प्लेटलेट्स इतने डाउन थे कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कुछ, ठीक है। मैं सिर्फ फील कर रही थी, लिपसिंग पढ़ रही थी, जिसमें से जब डॉक्टर ने जवाब दिया कि मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा है सरवाइव करने के लिए, और मेरे माइंड से पता है क्या निकल रहा था, मैं नहीं मर सकती। मेरे अपनी लाइफ को लेकर इतने सारे प्लान्स हैं, मैं इतना कुछ डिसाइड करके बैठी हूँ, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे मतलब होता है ना, पूरा की पूरी इमारत खड़ी है मेरे पास मेरे प्लान्स की, ठीक है। अब मैं इस स्ट्रक्चर कैसे ढलने दे सकती हूँ? मैं व्हील चेयर पे हूँ, मैं सबकॉन्शियस माइंड में मेरे सब चल रहा है, कॉन्शियसली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट मेरे कांस्टेंट एक थॉट चल रहा है, मैं मर नहीं सकती, मैं इतनी जल्दी तो नहीं मर सकती, ठीक है, तो मैं सरवाइव कर जाऊंगी। अब ये सोचो सामने वाला, और मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, दिल्ली के बहुत फेमस हॉस्पिटल के अंदर मैं 8 दिन आईसीयू में रहकर आई हूँ। तो एक होता है ना कि आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में मरने से पहले आपकी सारी मेमोरीज आ जाती है, आपने लाइफ में आज तक क्या किया, फ्लैशबैक चलता है आपके बचपन से लेकर, पूरा फ्लैशबैक चल रहा है मेरा, कि मैं बचपन में फर्स्ट टाइम स्कूल कब गई थी, ठीक है, फिर मेरे साथ स्कूलिंग के बाद मैं कैसे पार्टिसिपेट करती थी चीजों में, किस तरह, मतलब हर चीज में मैं किस लिए एक्टिवली एक्टिवेट थी। तो मैं कही यार मैंने लाइफ में इतना हैपनिंग होके सब चीजें की हैं, इतनी अनहैपनिंग मौत नहीं हो सकती मेरी मैं इतनी आसानी से तो सब मर जाते हैं, बट इतनी जल्दी नहीं मर सकते, ये मेरा विश्वास था, ठीक है। अब मुझे खुद नहीं पता, जब मैं एडमिट हुई, सब टेस्ट हो गए, अगले 24 घंटे से भी ज्यादा अप्रॉक्स 48 घंटे होने वाले थे जिसके बाद मुझे होश आया, बट मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा था उसमें 24 घंटे, 48, 24, 36 या 8 दिन, जब तक मैं आईसीयू रही, जब तक मैं होश में नहीं आई वो 48 घंटे थे। 48 घंटे से कुछ कम ड्यूरेशन थी कि मुझे नहीं पता चल रहा था मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा था, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरा माइंड काम कर रहा था। एक होता है ना जब आप मौत से मिलते हैं, लोग ऊपर से आके बोलते हैं नहीं हम यमराज के पास गए, हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा मैं नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होता, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा सिर्फ दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे सराउंडिंग में मौत है, बट मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अभी जीना है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मेरे प्लान्स बहुत तगड़े हैं, ठीक है, मेरे को इस फ्लोर पे अपना ऑफिस चाहिए, मुझे मतलब इस तरह का गेटअप चाहिए, मतलब होता है ना सबकी डिजायर्स होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑब्वियसली मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम जब कर रही हूँ तो मेरी अपनी भी अट्रैक्शन, मतलब किन चीजों को अट्रैक्ट मैं कर रही थी तो मैं उन पर भी वर्क कर रही थी। तो स्टिल जब तक मुझे होश नहीं आया, जब मुझे होश आया ना, मैंने एनालाइज किया कि डॉक्टर तो मुझे सिर्फ 1.5 घंटा बोल रहा था और मुझे 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मैं क्या जिंदा हूँ मैं? तो कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर आप हेल्थ में अनकॉन्शियस हो या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन आपका बिलीफ है कि आप कर जाओगे, तो आप उस चीज से लड़ जाओगे। अब वो कोई भी लड़ाई हो, कितने कैंसर के इतने एग्जाम्पल है कि लास्ट स्टेज के कैंसर से भी लोग वापस आए हैं, वो उनका बिलीफ ही था ना कि नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, या ऐसे इस रोटेशन से उन्होंने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को वो वाइब्रेशन प्रोवाइड की है, ठीक है, वो सब चीजें प्रोवाइड की है जिससे आप उसको अनकॉन्शियसली ये लगता है नहीं भाई जीना है, अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, अभी लाइफ बहुत बड़ी है, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम दिमाग में जितना उतना तो हम कर सकते हैं ना। तो हेल्थ के लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैं अब किसी और का एग्जांपल हेल्थ के लिए क्या दूं, कि मुझे खुद लगता है कि वो मेरे लिए काम किया है। मैम ये सब तो हो गई हमारी रिलेशनशिप की, हेल्थ की सारी बातें। अब थोड़ा प्यार के बारे में बात करिए तो ब्रेकअप भी बनता ही है तो इसके बारे में बताइए थोड़ा कि एक पर्सन तो बिल्कुल ही इजीली मूव ऑन हो जाता है बट दूसरे को बहुत टाइम लगता है, तो ऐसा क्यों और क्या रोल प्ले करता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके लिए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसे कैसे काम करता है इसमें? देखो पता है क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भाई आस्क बिलीव और रिसीव का प्रिंसिपल काम करता ही करता है, बट कई विशेष ऐसी होती है जो फुलफिल होने में टाइम लगाती है, ठीक है। हमारे रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, हम कोई पार्टनर चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर लिया, वो हमारे साथ नहीं रहा या नहीं चली हमारी और उसकी, ब्रेकअप हो गया, सामने वाला इजिली निकल गया। अट्रैक्ट आप कर रहे थे ना, अटैच आप चाहता थे, वैसी पर्सनैलिटी आप चाह रहे थे, आपने क्या किया, वो विश फुलफिल नहीं हुई आपकी,
आप उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। लेट गो करना भी जरूरी है कि जो चीज नहीं हुई है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको एनालाइज हो गया है कि वो मैंने ऐसी चीज अट्रैक्ट की बट वो मेरे फेवर में नहीं थी, वो रिश्ता मेरे फेवर में नहीं था, ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम उस एनर्जी को होल्ड करके बैठे हो, ठीक है, आपने उस एनर्जी को इतना होल्ड कर लिया है कि आप उसको जाने नहीं देना चाहते। इंसान चला गया, फीलिंग्स अभी भी वही है, फीलिंग्स नहीं जा रही हैं। आप 24 घंटे रोते हो, उस बंदे को मैनिफेस्ट करते हो। अब एक बात बताओ, आप मेरे से पूछ रहे थे ना एक्स को अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, अट्रैक्ट करते लोग क्यों नहीं होता, आप 24 घंटे रो रहे हो, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, आप दुखी हो, 24 घंटे उस बंदे का चाहे नाम ले रहे हो, बट वाइब्रेशन कैसी प्रोवाइड कर रहे हो, रोना, उस बंदे को कोसना या उसको अट्रैक्ट करना या तेरे को दोबारा बुला लूंगी तुम दोबारा आ जाओगे, आप पॉजिटिव चाह रहे हो बट आपका जो सराउंडिंग है वो पूरा नेगेटिव है। आपके लिए वही वाइब्रेशन काम करेंगे जो आपके सराउंडिंग में होंगे ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब जब आप मुंह से बोल रहे हो, दिमाग में जा रहे हो, सराउंडिंग सारी नेगेटिव कर दी है, तो अलाइनमेंट होना भी जरूरी है। अलाइनमेंट इन द सेंस आप जैसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, किस तरह का विश्वास कर रहे हो, कितना फेथ रख रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो इन सब चीजों को ना एक लाइन में करना भी जरूरी है। आप इनमें से एक भी मिस करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, फिर लोग कंप्लेंट करते हैं यार तू झूठ बोलती है, ऐसा थोड़ी होता है कि हमने जो सोच लिया वो हो जाता है, होता है, बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है, बस आपको समझने की जरूरत है, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आपने बहुत से लोगों से ना, जैसे आप फिर कभी बात करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, मैं उसी पे ही आने वाली थी कि ऑडियंस जानना चाहेगी क्या क्या टेक्निक्स होती है। इतनी बात तो कर ली बट टेक्निक्स तो बताओ। ठीक है, मैं सिर्फ ब्रेकअप वाले सीन में एक टेक्निक बताना चाहूंगी, बाकी टेक्निक्स तो बहुत है, 369 है, 555 है और 17 सेकंड्स टेक्निक्स है और क्या कहते हैं वाटर टेक्निक है, ठीक है, काफी सारी टेक्निक्स है। अब जो मोस्टली मैंने करते देखा है या अपनी प्रैक्टिस में पाया है, लोग पार्टनर अफर्म करने के लिए, ब्रेकअप से निकलने के लिए, सेम पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए वाटर टेक्निक यूज करते हैं। थोड़ा बताओ मैम। वाटर टेक्निक हमारे जैसे शास्त्रों में भी लिखा है कि पानी में एनर्जी होती है, ठीक है। अब पानी क्या है, जैसे ये सामने ग्लासेस रखे हुए हैं, हम जैसी बातें बोल रहे हैं, जिस टाइप का टॉपिक छेड़ रहे हैं, इस सारी एनर्जीज वो अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। अब पानी को हम जिसमें मिला देते हैं उसके जैसा हो जाता है ना, पानी को दूध में मिलाओ, दूध की तरह हो जाता है, चाय पत्ती डाल दो चाय बन जाती है उससे। तो अगर हम किसी भी चीज में मिलाओ, किसी ड्रिंक में मिलाओ, तो पानी अपना रंग बदल देता है। तो पानी में एनर्जी है ऑब्जर्व करने की, वो चीजों को ले लेता है अपने अंदर, ठीक है, या उनके अंदर घुल मिल जाता है। अब पता लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर पार्टनर चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाटर टेक्निक पता है मेरे को, उन्होंने कहा है पानी को अफर्म करके पीना है, इजी भी लगता है, ना कहीं नोट पे लगाना है, ना कहीं लिखना है, ज्यादा मेहनत नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं है, घर वाले भी को भी नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ पानी से बात करके पानी पी रही हूँ ना, ठीक है। तो वाटर टेक्निक पता का यूज ऐसे होता है कि जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे ये वाटर, ठीक है, अब मैं इस पानी से क्या चाह रही हूँ, या मैं करियर में ग्रोथ चाह रही हूँ, ठीक है, या मैं इस तरह का ट्रीटमेंट चाह रही हूँ अपनी लाइफ में कि मुझे ऐसे, मतलब कुछ भी अफर्मेशन है या आपकी, तो हम इस पानी को बस ये चीज बोलनी है बस कि मुझे पता है। इसके लिए भी थैंकफुल होना बहुत जरूरी है, ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है कि आप मेरे लिए काम कीजिए, मैं आप में विश्वास है मेरा और मेरी विश है ये फुलफिल हो गई है, उसके लिए थैंक यू। जैसा बोर्ड पे लिखना है ना, जो वो पानी के साथ अफर्म करना है, मतलब वो चेंज है, तरीका सेम है, मतलब वो चीज पॉजिटिव उसमें लिखनी है, पॉजिटिव टेंस में, और थैंकफुल होना उस चीज के लिए, पॉजिटिव लिखनी है प्रेजेंट टेंस में। पानी के थ्रू आप बहुत सी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा केस मेरे पास एक लड़की आई थी, उसने मेरे को बोला कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हो ना, मैं पिछले 1 महीने से ज्यादा पानी की बोतल है मेरी, मैं उसको अफर्म करके पी रही हूँ, और ब्रेकअप का ही केस था वो, कि मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को चाहती हूँ वो वापस आ जाए, मेरे से गलती हुई है, उससे गलती हुई, हम सारा भुला कर वापस चाहती हूँ उससे। मैं कहा ठीक है, मैं कहा पानी पी कैसे रही हो, कह रही मैं जब भी, जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं इतना नेगेटिव हो गई हूँ, बट मैं चाह रही हूँ, मेरे दिमाग में से वो इंसान चलता है, लेकिन मैं रो रही हूँ तो भी नहीं, भगवान मुझे दिला दो काइंड ऑफ। तो अब वो ये नेगेटिव थॉट्स तो नेगेटिव जा रहे हैं ना, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो वही चीज चल रही है, आप मुंह से बोल रहे हो बट आपके थॉट्स नेगेटिव है, आपका सराउंडिंग नेगेटिव है, आपकी सारी वाइब्रेशन नेगेटिव है, कैसे काम करेंगे? कैसे काम करेंगे? अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है,
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी इसी बेस पे काम करता है कि सब चीज़ें हैं, आप अलाइन करके यूज़ करो तो क्यों नहीं काम करेगा। तो ब्रेकअप के लिए वाटर टेक्निक लोग यूज़ करते हैं, बट तरीका गलत होता है उनका। पॉजिटिवली उसे अफर्म करो कि ऐसा ऐसा है, या मेरे रिश्ते में ऐसा ऐसा हुआ है और मैं ऐसा चाहती हूँ, या मैं ऐसा उसके साथ बहुत खुश हूँ, मैं चाहती हूँ भी नहीं यूज़ करना कि मैं हूँ, प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है ना। तो आप उसको अफर्म कीजिए और सराउंडिंग में अपना एरिया क्लीन रखिए, पॉजिटिव रखिए। देखो वाटर टेक्निक से आप 1 महीना की बात करते हैं, 3 दिन में रिजल्ट्स आते हैं। मैम कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे जिनको ना वाटर टेक्निक करनी है ना कुछ और करना है, सिर्फ बोल की चीजें करनी है, तो ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा होता है? हाँ, पता है क्या होता है, जैसे सारी टेक्निक्स में क्या होता है, मोस्टली लिखवाते हैं आपसे, ठीक है, या तो बोर्ड पे लगा देते हैं, विजन बोर्ड पे लगवाते हैं, क्लॉक के पीछे लगवाते हैं, पर्टिकुलर पेंटिंग्स के पीछे लगवाते हैं। और अगर जैसे एम्प्लॉयज, मेरे पास कुछ बैंक के एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि वो उनका पर्टिकुलर टारगेट होता है कि हमें इतने टाइम पीरियड में ये अचीव करना है। तो अब तो मॉडर्न वे है ना, कॉपी पेन से लिखना इफेक्टिव है। जैसे हम बचपन में हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे तो हमसे पहले सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए कहते थे, क्योंकि जब हम अपने आप खुद हाथ से लिखते हैं वो चीज हमारे दिमाग में फीड हो जाती है और वो फिर रोटेट होती है और उससे हमें याद हो जाता था। टेक्निक्स भी तो यही कराती है, इतने टाइम आपको लिखवाती है, अब वो चीज याद लिखते हो, आपके सबकॉन्शियस में जाता है, वो चर्निंग स्टार्ट हो जाती है, वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, अफर्म होती हैं चीजें, ठीक है। और फिर जो लोग नहीं लिख पाते हैं, ठीक, आजकल पहले उनकी बात करते हैं, जो लोग डायरी पेन भी यूज नहीं करते, फोन में तो नोट्स होते हैं, टेक्निक यूज करनी है ना, 369, 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर में, 9 बार रात को लिखना है। अब मैं इन डिटेल आपको बताऊंगी कि उसको एस्ट्रोलॉजिकली कैसे कनेक्ट करते हैं। सब लोग लिखते हैं बट 369 हर किसी के लिए काम नहीं करती है। तो मैम ये 369 सिर्फ लिखना ही है या लिखते वक्त कुछ सोचना भी है? लिखते वक्त जो आपकी विश है वो सोचनी भी है, ऑब्वियसली। आप जो भी अफर्म कर रहे हैं वो आप बोल कर लिखे, आप मुंह से नहीं बोल रहे बट आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, इस ड्यूरेशन में चाहिए। बट उसको लोग पता है क्या कहते हैं, इसमें भी अलाइनमेंट की बात करूंगी कि कभी भी लिख रहे हैं, सुबह किसी की 8 बजे हो रही है, किसी की 10 बजे, किसी की 12 बजे, और डेली रोटेट हो रहा है। आज सुबह 8 बजे लिख लिया, कल 10 बजे लिख लिया, परसों 12 बजे लिख रहे हो, तो फिर जब आप खुद ही अलाइन नहीं हो, आपकी विश क्या काम करेगी? मतलब फिक्स टाइम पे लिखना है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ता है। और एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड बता देते हैं कि इस मुहूर्त में, इस नक्षत्र में या इस टाइम में लिखने से ऐसा ऐसा होगा, तो वो जल्दी 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 फुलफिल होती है। जैसे आपने पूछा ना कि पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजिकली पर्टिकुलर ऐसे क्या टाइमिंग होती है, एक योग आता है, गुरु पुष्य नक्षत्र आता है, गुरु पुष्य नक्षत्र, उसमें क्या आता है, वो ऐसी ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन में आप यूनिवर्स से जो मांगते हैं ना उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगी, आपने इंटरनेट पे देखिए, इंटरनेट पे या कैलेंडर में देखिए, जब वो योग पढ़ रहा हो उस दिन अपनी विश लिखिए और घड़ी के पीछे लगा दीजिए, या आपको घर लेना है तो घर के पीछे लगा दीजिए, उस पर पर्टिकुलर पेंटिंग के पीछे लगा दीजिए। जहां आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से विश फुलफिल करने में 3 महीने लग रहे हैं या 3 महीने से ज्यादा टाइम लग रहा है, मैं किसी भी उपाय के लिए कम से कम 40 दिन से 3 महीने का टाइम मांगती हूँ कि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं कि कितने दिन में हो जाएगा। मैं कहा एटलीस्ट इतने दिन तो अफर्म करना है आपको, इतने दिन वेट करना है, इससे कॉन्टिन्यूस, बाकी फिर यूनिवर्स पे छोड़ देना है, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, आपने अफर्म कर ली, इतने दिन प्रैक्टिस कर ली तो आ जाएगी आपके पास। अगर नहीं आ रही तो शायद आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, और चीज़ों पे मतलब फोकस करने की ज़रूरत है, या आप कहीं गलती कर रहे हो उसको ठीक कीजिए। तो पता है क्या होता है, जब उस नक्षत्र में आप कोई चीज़ मांगते हैं ना वो फुलफिल होती है। वो विश फुलफिलमेंट की किसी भी तरह की विश, आपकी घर को लेकर है, गाड़ी को लेकर है, करियर को लेकर है, आपकी कोई भी विश है पॉजिटिव। अब ये नहीं कि पड़ोस वाली आंटी मेरे साथ आ जाए या भाभी मेरे से बात करने लग जाए, तो वो गुरु पुष्य नक्षत्र फिर शनि का है। तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है अफर्म करने के लिए? पर्टिकुलर डायरेक्शन मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजिकली हम बेस डायरेक्शन को मानते हैं, वास्तु में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी, कि हमें अगर पर्टिकुलर चीज चाहिए तो हम अपनी पश्चिम की दिशा पर वो चीज लगा दे और उसको देखे, एनालाइज करे, उसके बारे में सोचे, तो वो चीज पूरी होती है, ठीक है। अब लोग लगवा देते हैं कि मुझे घर चाहिए, घर की पेंटिंग लगा दो, 24 घंटे देखते हैं, अफर्म करते हैं, ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। और मतलब एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बोलूंगी, हाई टाइप के जो ये टेक्निक्स को यूज करते हैं वो लगते हैं, लेकिन पता है क्या होता है कि वो लगवा रहे हैं, विश लगवा रहे हैं, बट उसके पीछे लिखवाना भूल जाते हैं। हर कोई नहीं लिखवाता, आपको ग्रेटिट्यूड नोट उसके पीछे लगाना है, वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है,
ठीक है, आप विश लगा रहे हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं हो, आपके मन में ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, तो यूनिवर्स कहेगा मैं इसको टॉफी दे रहा हूँ, ये इसको तब संतुष्टि नहीं है। संतुष्ट इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। बट ये होता है कि जैसा होता है ना कि आप अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल होते हो, उन्होंने अभी आपको छोटा फोन दिया, बाद में लैपटॉप ला के देते हैं कि नहीं बच्चे को अच्छा लग रहा है, बच्चे को और चीज प्रोवाइड की जाए। यूनिवर्स भी सेम काम करता है। आप जो चीज चाहते हो, जिस तरह चाहते हो, बस उसके लिए थैंकफुल हो जाओ और उसको मांगो, देखो क्यों नहीं आती है। तो मैम आपने बोला 369 टेक्निक जो हर किसी के लिए काम नहीं करती है, तो कोई एक ऐसी टेक्निक बता दीजिए हमारी ऑडियंस को जो हर किसी के लिए काम करे और उसको कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो। देखो साइड इफेक्ट्स तो मैं नहीं बोलूँगी, किसी टेक्निक के साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपकी जो ऑरा है ना, हर टेक्निक उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो वो टेक्निक आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी, ठीक है। ऑरा नेगेटिव है तो आप कितनी मर्जी टेक्निक्स यूज कर लीजिए, आप जितनी मर्जी तरीके यूज कर लीजिए, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। वाटर टेक्निक है, आप अपने ये रोध होकर नहीं, अच्छे मूड में पानी पीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं मेहनत करनी है, और ये तो आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। शरीर की जरूरत है ना दिन का, कितना लीटर पानी पीना होता है दिन का? 7 लीटर 8 लीटर, जितना भी पीना होता है 7-8 लीटर। जैसे आपकी पर डे की रिक्वायरमेंट है ना वाटर को लेकर, अब आप इतना पानी दिन में पी रहे हैं, अब उसको अगर अफर्म करके पिएंगे, आपको कोई नोट पैड नहीं लगाना, कोई पेंटिंग नहीं लगानी, आपको किसी भी तरह के कोई टेंट्रम्स करने ही नहीं है, फिर वो मैजिक वाटर को मैजिक वाटर कैसे बनाए, टेक्निक वाटर टेक्निक से वाटर। अब ये भी हमारी आस्था है ना, लोग पता है हमारे में गंगा जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? बताइए। पवित्र है लेकिन कहीं ना कहीं आस्था जुड़ी है ना उससे, सबका बिलीव जुड़ा है उससे कि ये पानी है, ये सबसे पवित्र है, ये पानी है, इससे हर दिक्कत दूर हो जाती है, ये पानी है जो हमारे पाप धो देता है। आस्था है ना, आस्था मीन्स बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ, और जो भी चीज आप जिस पे बिलीव करते हो वो आपके लिए काम करती है। That's it. थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे टाइम निकाल कर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर जल्दी मिलेंगे, फिर टाइम निकाल कर आते हैं और आपसे और बहुत सारी बातें करते हैं। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा।